अभी हम करने जा रहे हैं वो है घटना चक्र। घटना चक्र का जो हमारे पास घटना चक्र का इससे बोल सकते हैं कि समरी है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे हमारा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। और अगर इसे हम पूरी अच्छी तरह से कर देते हैं तो बीपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका आने ही आने हैं। तो 25 से 20 टू 25 क्वेश्चन के लिए इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ज़रूर करें, एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता में जो निर्मित दुर्ग था यानी जो फोर्ट था उसका नाम है फोर्ट विलियम। तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों ने 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। अब बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1998 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कलीकाटा और गोविंदपुर नामक 3 गांवों के जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बने थे। तो इतनी सारी बातें एक क्वेश्चन से आ गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलता हूँ कि घटना चक्र जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता चला कि शोभा सिंह उस टाइम जो थे शोभा सिंह जमींदार थे। सेकंड क्वेश्चन पता चला कि ये जो आपको फोर्ट विलियम बना है वो कहाँ पे हुआ है। तो 3 गांव है, उसका नाम सूता नाटी था, काली काटा था और गोविंदपुर था। और इसके एवज में उसे कितने पैसे देने पड़े, तो 1200 रुपये देने पड़े। और फोर्ट विलियम किंग के नाम पे रखा गया। तो जो उस टाइम इंग्लैंड के जो सम्राट थे उनके सम्मान में रखा गया और सर चार्ल्स आयर उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन की उम्मीद की जा सकती है। फर्स्ट की शोभा सिंह जमींदार का नाम था। सेकेंड ये कि 3 जगह क्या था, तो सूता नाटी, काली काटा, गोविंदपुर। एंड थर्ड वन कि कितने रुपए देने पड़े, तो 1200 रुपये देने पड़े। फोर्थ वन इज क्या, तो फोर्ट विलियम नाम हुआ। एंड फिफ्थ वन इज कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन हुए, तो चार्ल्स आयर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाले पहला अंग्रेज जहाज है। तो भारत आने वाले पहला अंग्रेज जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। तो याद रखेंगे कि जहाज का नाम क्या था, तो रेड ड्रैगन। पढ़ते हैं कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहली अंग्रेज जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में से हेक्टर नहीं है, यहाँ पे आपका हेक्टर नाम नहीं है। और यदि तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाज बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। यानी ये कह रहे हैं कि जो रेड ड्रैगन है वो हेक्टर जहाज के अंदर ही था, हेक्टर का जहाज का एक पार्ट था। अगर सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन में हेक्टर होता तो आंसर हमारा हेक्टर होता। और उस टाइम कौन होते उस टाइम का कैप्टन, तो कैप्टन हॉकिंस होंगे। जो हॉकिंस प्रेशर कुकर है उससे याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस थे। और फर्स्ट जहाज का नाम हेक्टर था बट इट इज नॉट गिवन इन आंसर। तो हमें क्या आंसर लगाना है, तो आंसर होगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थाई कायम की थी। यह गोलकुंडा राज का मुख्य बंदरगाह था। 2 क्वेश्चन यहाँ है कि अगर परमानेंट पूछेगा तो परमानेंट सूरत होगा और अगर पूछेगा टेम्पररी तो मसूलीपट्टनम होगा। क्या होगा, टेम्पररी में मसूलीपट्टनम होगा। और पूछेगा कि किनके अनुमति से, तो जहांगीर के अनुमति से, मुगल शासक जहांगीर के अनुमति से 1613 में सूरत का स्थापना किया गया। उसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम का स्थापना किया गया था जो कि एक टेम्पररी बेस था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, बम्बई, सूरत, सुतनती एंड मद्रास। तो यहाँ पे अभी हमने और क्वेश्चन डिस्कस किया था
कि परमानेंट जो सूरत में हुआ था एंड टेम्पररी जो हुआ था मसूलीपट्टनम में हुआ था। एंड इस ऑप्शन में ऑलरेडी सूरत है मेंशन है, मसूलीपट्टनम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो ऑप्शन देखिएगा कौन कौन से नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ पौंडीचेरी है, माहे है, गोवा है, चंद्रनगर है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि गोवा जो है हमारा पोर्तुगीज का था, तो ये फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो गोवा की विजय अल्बुकर्क 1510 ईस्वी ने 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। सुनिए फिर से कि गोवा की विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई और 1530 ईस्वी में इसको पुर्तगाल का मुख्यालय बना के दिया गया। पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। इतनी सी बात याद रखेंगे, गोवा कहाँ का था? तो पोर्तुगीज का था। और माहे, पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर दीज वेयर फ्रेंच बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो सबसे पहली बार डच कहाँ आए थे? तो याद रखेंगे मसूलीपट्टनम में। तो भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में हुआ था। भारत में डचों की जो अन्य कोठियाँ थी वो है पुलिकट, उसके बाद सूरत और बिमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासुर इत्यादि। तो ये पूछा जाएगा कि पटना पीएससी पूछता ही है कि पटना में किनका वो था, तो आपको याद रखना है डच की फैक्ट्री थी। नेक्स्ट, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? 1691 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? ऑप्शन है कलकत्ता, बी है कासिम बाजार, सी है सिंगूर एंड डी है वर्धमान। सो ऑप्शन है जाएगा बी कासिम बाजार। तो याद रखेंगे 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उसका सही कलानुक्रम है? यानी कि फर्स्ट कौन आया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो कि अंग्रेज जो है इनमें से कैसे सेटल हुआ है, तो उसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, गलत। कलकत्ता, फिर से बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, गलत। सी है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो ये अभी हमने देखा था कि सबसे पहले मसूलीपट्टनम में आए थे, वो टेम्पररी था, लेकिन उसके बाद कहाँ था? सूरत में। तो याद रखेंगे सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट डी है कि सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई नहीं। तो ये क्या है कि कलकत्ता में आप देखेंगे कि 1698 में वो किया गया है, स्थापित किया गया है, जबकि बम्बई में 1687 में किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे और इस क्रम को याद रखना है, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। एस एम बी के याद रखेंगे, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। ठीक है ना। नेक्स्ट है समोसा। समोसा खाता है कौन? बीके, विनोद। समोसा खाता है विनोद कुमार। समोसा खाता है विनोद कुमार, आजकल विनोद चर्चा में है, तो एस.एम.पी के। नेक्स्ट, भारत में आलू का फसल शुरू की गई थी। तो आलू का फसल किनके द्वारा शुरू की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा, हॉलैंड वालों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, तो फ्रांसीसियों के द्वारा। तो आलू की फसल पुर्तगालियों के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले भारत में आलू 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण किया था? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। तो याद रखेंगे कि पुर्तगालियों ने भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोची में किया था। तो याद रखेंगे पीके 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 किससे? मेरा नाम है पीके। तो पीके से याद रखेंगे कि पोर्टुगीज ने सबसे पहले कहाँ पे दुर्ग निर्माण किया था? तो कोचीन में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। तो हमने पहले क्वेश्चन में देख रखा था कि गोवा में उन्होंने अपना पोर्टुगीज ने अपना बेस इस्टेब्लिश किया था, अपना जो है हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया था। तो याद रखेंगे कि प्रारंभ में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचिंग से
गोवा हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। नेक्स्ट है, अंग्रेज शासक चार्ल्स टू को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। तो बम्बई दहेज में देने का जो था वो पुर्तगाल के द्वारा दिया गया था। तो याद रखें कि 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट हुए चार्ल्स, उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुई, और इस वजह से बम्बई को दहेज में पुर्तगाल ने किसको दिया, अंग्रेज को दिया। तो याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे भी ऑलरेडी बोला जाता है कि दहेज में मिला है क्या, तो दहेज में बम्बई मिला है क्या। दहेज में बम्बई किसको दिया गया था, तो अंग्रेज को। कहाँ से, तो पोर्तुगीज के द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वीं के शासन काल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कॉलवर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की गई थी। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला जाएगा तो वारेन हास्टिंग। अगर इनकेस बोला जाएगा कि गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, वारेन हास्टिंग्स। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स है। ये 1773 के एक्ट से 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो आंसर है पुर्तगाल। याद रखेंगे कि सबसे पहले जो आया था वो पोर्तुगीज थे। तो याद रखेंगे पुर्तगाल भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर व्यापार का पूर्ण नियंत्रण था। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय किसको जाता है। तो याद रखेंगे वास्को डी गामा पुर्तगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। जो पुर्तगाली था वह कालीकट तट पर 1498, ये डेट याद रखेंगे 1498, और वहाँ के शासन जो था, स्थानीय शासन का नाम था जमोदीन, ने उसका स्वागत किया, जबकि भारतीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की। तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह 1498 में भारत के कालीकट के तट पे इस मार्ग को आया था। नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जानने वाले थे, तो वो थे पुर्तगाली। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने इंडिया का खोज किया था। कहाँ पे, तो वो आपका कालीकट में। उस टाइम का राजा कौन था, जैमोदीन। तो इतनी सारी बातें याद रखना है, कालीकट, जैमोदीन एंड 1498 एंड वास्को डी गामा एंड पोर्टुगीज। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले आने वाले वही पोर्तुगीज और सबसे लास्ट जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर था। तो अल्मेडा अल्बुकर्क। ठीक है, तो फ्रांसिस ड्रेक और वास्को डी गामा, तो उसका नाम है अल्बुकर्क। तो याद रखेंगे भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक इसमें भारत के एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। तो अगर दो ऑप्शन आएंगे जनरली, अल्मेडा एंड अल्बुकर्क, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, अल्बुकर्क ने रियल फाउंडेशन रखा था किसका, तो पोर्तुगीज का। नेक्स्ट है क्षेत्रीय राज के बारे में बात करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन कि तीसरे एंग्लो मैसूर वार को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ऑप्शन है ए मैंगलोर, दूसरा श्रीरंगपट्टनम, तीसरा मैसूर एंड चौथा है विडनूर। तो वो है ऑप्शन सही है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी भी था मैसूर में। जो मैसूर के साम्राज्य था टीपू सुल्तान का, उसका राजधानी कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम था। और तीसरी जो आपका एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के रूप में अंत हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके पहले की बात करेंगे तो इसके पहले उनके बाबूजी के द्वारा फाइट किया गया था।
तो कौन थे बाबूजी? तो हैदर अली थे। तो देखते हैं आगे क्या है कि तृतीय एंग्लो मैसूर वार के समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज तथा 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक 2 पुत्रों को कार्नवालिस के शिविर में बंधक बनाकर रखना था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो है 1699 में। 1699 याद रखेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। इसके द्वारा प्रारंभ बाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता है। और अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया था और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान दिया गया था। यानी जो गुरु की जो उनका 10 गुरु बने थे वो 11वां 12वां इस तरीके से बंद हो गया था और उसके जगह क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था ऐसा प्रोसेस? तो गुरु गोविंद सिंह। पूछा जाएगा उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। याद रखेंगे ये क्वेश्चन, सिंस वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने? तो गुरु हरगोविंद ने। तो सिख के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और उन्होंने सिखों की लड़ाई एक जाति में बदला जिन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस त्यौहार का खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो जाएंगे। या ये क्वेश्चन देखिए 99 में पूछा गया है तो उस टाइम के करंट अफेयर्स में भी काम आ सकता था और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस साल जो है 300 वर्ष हो गया था खालसा पंथ के इस्टेब्लिशमेंट को। तो खालसा पंथ का स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी और सिखों के सेना का संगठन कर आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया था। इस प्रकार 1999 में खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो जाता था उस टाइम के लिए। अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन को जरूर करें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो अंगद देव। तो याद करेंगे कि गुरु अंगद देव द्वारा प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी और गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था की स्थायी बना दिया गया। यानी जो अभी लंगर जो चलता है सिख लोगों के अंदर, तो वो किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? गुरु अंगद के द्वारा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था और गुरु अंगद ही जो है वो क्या है? गुरुमुखी लिपि के फाउंडर हैं। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री से खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो यह भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो 10वें गुरु 1699 में बैसाखी के अवसर पर खालसा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया है? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1883 में 1843 में किया है। इस तरह से क्वेश्चन तो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये देख लें कि सिंध को 1883 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकृत कर लिया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो था। लॉर्ड एलनब्रो के, हाँ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सिंध का जो अनेक्सेशन हुआ है, सिंध का जो अनेक्चर हुआ है वो आपके किंग के रूलिंग के अंतर्गत हुआ था, तो लॉर्ड एलनब्रो थे। तो याद रखेंगे, अब इतना कर ही लिए हैं तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि कब हुआ था। तो 1843 ईस्वी में सिंध का अनेक्सेशन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी साबो है। कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान पाकिस्तान के पाकिस्तान का ये पंजाब जो पाकिस्तान में था उस वाले में तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता था और माता का नाम तृप्ता देवी था। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले गुरु अर्जुन देव थे। तो गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1600 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। याद रखेंगे कि जहांगीर इससे काफ़ी खफा थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने
खुसरो को क्या किया था, पनाह दिया था। खुसरो को पनाह देने के लिए इनको मृत्युदंड का सजा दिया गया था 1606 में, और 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और ये खुद को सच्चा बादशाह कहते हैं। तो याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव पांचवा जो गुरु थे, उन्हें वो खुद को सच्चा बादशाह कहते हैं। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की और खुसरो को उन्होंने समर्थन किया, इसलिए 1606 में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड की सजा दी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को उनका धार्मिक राजधानी, जबकि राजनीतिक राजधानी पॉलिटिकल पावर है, जो उसका कंसोलिडेशन जो है, पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कहाँ था? तो अमृतसर था। तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल था 1801 से लेकर 1839 तक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? ऑप्शन है क्लाइव है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, स्पेंसर हैं, वारेन हेस्टिंग्स है। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट था वो आपको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, और इसकी स्टार्टअप किसने किया था? तो इसकी स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के नाम की गई द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन है मिंटो प्रथम, दूसरा विलियम बेंटिक, तीसरा हेस्टिंग, एंड थर्ड वन इज ऑकलैंड। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1831 में रोपर नहीं होता बल्कि रोपर में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो कौन? विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिक, ठीक है ना, एजुकेशन पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में सती प्रथा के लिए है। हम बाद में क्वेश्चन देखेंगे जब हम गवर्नर जनरल देखेंगे, तो गवर्नर एंड गवर्नर जनरल देखेंगे। तो सरकार का कंपनी से सम्राट का को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ से? तो इलाहाबाद में। तो सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र किया गया था। मीन्स ये जो है कि पावर जो है टोटली ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कर दिया गया। कब? तो 1 नवंबर 1858। और ये जिसकी जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी वो कहाँ पढ़ा था? तो इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जब पढ़ा था तो उस कौन से पार्क में? तो मिंटो पार्क के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मीन्स सैयद भाई जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, सैयद भाइयों बोलते, सैयद ब्रदर्स वेयर इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो किंग मेकर थे। तो वो आंसर है कि उसको गिराने वाले मोहम्मद शाह थे। तो मोहम्मद शाह बहादुर शाह 1 के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत रंगीन था, मतलब रंगीली लाइफ जीता था। इसी शासन काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। सैयद बंधु जो ऑलरेडी किंग मेकर थे उसने अंत किया, जो एक तरीके से विलासिता की जिंदगी जी रहा था, जिन्हें राज दरबार से मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें क्या मतलब था? तो विलासिता से, अय्यासी से मतलब था। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी है बहादुर शाह, सी है आलमगीर द्वितीय, एंड डी है आपका शाह आलम द्वितीय। तो जब नादिर शाह 1739 में आक्रमण किए थे तो उस दौरान दिल्ली के शासक जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात, संसार भर के में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी कर दिए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन है दिल्ली का लड़ाई, बी है करनाल का लड़ाई, सी है पानीपत का लड़ाई, डी है कानपुर का लड़ाई। तो आंसर है करनाल की लड़ाई।
तो याद रखेंगे कि नादिर शाह कन्नाल का युद्ध कब से कब लड़ा था, तो 13 फरवरी 1739 को 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ने मार्च 1739 को दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट करके कत्लेआम मचा दिया था। नेक्स्ट, अवध के स्वायत्त राज का स्थापक कौन थे? सफदरजंग, सदाकत खान, सुजाउद्दौला, असफउद्दौला, आसफउद्दौला। तो आंसर है सादक अली खान। याद रखेंगे कि अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज के रूप में जाना जाता है। अवध राज ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध स्वतंत्र राज्य का स्थापना सादक खान यानी बुरहान उल मुल्क ने किया था। सादक खान यानी बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य का स्थापना किया था। इंडिपेंडेंट राज्य किसने बनाया था? तो सादक खान यानी बुरहान उल मुल्क ने किया था। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल, वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लॉर्ड वेलिंगटन। तो ऑप्शन सी है, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के तृतीय युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तृतीय एंग्लो मैसूर वार 1790 से 1792 में हुआ था। अभी हमने देखा भी था कि श्रीरंगपट्टनम के ट्रीटी के रूप में थर्ड मैसूर वार खत्म कर दिया गया था, और इससे ये बात हुई थी कि एंग्लो मैसूर वार खत्म होने पे क्या बोला गया था कि हाफ जो रूलिंग सेक्शन है, आधा जो रूलिंग एरिया है किसका, तो टीपू सुल्तान का, वो अंग्रेजों ने ले लिया था। याद है? तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार फाइट किए थे। नेक्स्ट, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो अंतिम गुरु अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, गुरु गोविंद अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, यही अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ का वो किया, और ये जो गुरु का जो पद्धति है इसे खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 में प्राप्त हुआ था, और इनकी मृत्यु 1708 में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से सन अपने राज में मिलाया था, किस टाइम में पंजाब को मिलाया था? तो है 1849 में। सन 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन किया गया, भू राजस्व याद रखेंगे जो सीओ बनते हैं। उसके बाद चार्ल्स मैसन को न्याय का विभाग दिया गया, ठीक है, जुडिशरी का चार्ल्स मैसन को दिया गया इस प्रकार। पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। कब? तो 1849 में। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो याद रखेंगे राजा सवाई जय सिंह, ठीक है ना। तो किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो राजा सवाई जय सिंह। तो राजा सवाई जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नेक्स्ट है सी वास्को डी गामा, डी है रोबर्टो डी नोबिलो। तो ऑप्शन है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। किससे? आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। कौन से शताब्दी में? 1510 ईस्वी में। किसने? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाल कहाँ थे? तो गोवा में थे, तो गोवा में। तो पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इनके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता के देखते हुए आंसर ए सही है, मतलब वो
इन्होंने दो ऑप्शन दे रखा है, एक तो गोवा हो गया, फिर कालीकट है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में कन्नौर है, फिर डी है ऑप्शन कोची। तो ये बोल रहे हैं कि कोचीन में भी कुछ मिला है, लेकिन सिंस कि गोवा में अत्यधिक मात्रा में है, गोवा इनका वो था, कैपिटल था, तो इसे हमें गोवा करना है। नेक्स्ट, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया डच का नगर था। उपयुक्त देशों में से इंडोनेशिया डचों का निवेश उपनिवेश था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बिनी ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीप इंडोनेशिया में इन्हें हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। तो डचों ने 1619 में पुर्तगालियों से जकार्ता भी जीत लिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अधोलिखित में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो डच का था। डच कहाँ से लिया था? तो पुर्तगाली से लिया था। नेक्स्ट है, भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? बंदीवस की लड़ाई, असाये की लड़ाई, चिलियावाला लड़ाई या सेरिंगपट्टनम की लड़ाई? तो ऑप्शन है बंदीवस की लड़ाई। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई बैटल ऑफ बंदीवस बोलते हैं, 1760 में लड़ी गई थी। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने काउंट लिली के नेतृत्व के फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह पराजित किया। यानी काउंट लाली की सेना जो है वो हार गए, और अंग्रेजों की सेना किसके अंतर्गत, किसके अधीन? तो आयरकुट के अंदर थे, और काउंट लाली जो फ्रांसिस के सेना के नेतृत्व कर रहे थे, वो काउंट लाली हार गए, आयरकुट जीत गए। और ये कौन सा बैटल था? तो बैटल ऑफ बंदीवस कब लड़ा गया था? तो 1760 में। अब पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बंदीवस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फ्रेंच और इंग्लिश का जो फाइट है, जो इनकी शत्रुता है, वो खत्म हो गया यहाँ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो बैटल ऑफ बंदीवस अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, नहीं, इंडियन के साथ लड़ाई किया गया। प्लासी, इंडियन के साथ लड़ाई कर दिया। अड्यार की लड़ाई भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बैटल ऑफ बंदीवस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग निर्णय हुआ था? बैटल ऑफ बंदीवस, यहाँ से अंग्रेजों की स्थापना हुई और फ्रेंच का खात्मा हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार का जो आंदोलन है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसे करते हैं। तो आज हम अच्छे से क्वेश्चन कर करके जो है आपके हिस्ट्री के पोर्शन को, मॉडर्न इंडिया को थोड़ा कम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के पहला क्वेश्चन, यह समाज किसके विरुद्ध है? तो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान के और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, हिंदुत्व के विरुद्ध है, या ऑप्शन डी है वो इस्लाम के विरुद्ध है। तो ये जो है आज समाज ने 10 वो दिया था, आज समाज के 10 नियम हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। और आज समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो आज समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और जब चूँकि ये दयानंद सरस्वती ने आज समाज की स्थापना किया था, तो इनका इस बात से नफरत थी कि हम मूर्ति का पूजा क्यों करते हैं। तो बेसिक पूजा किया जाता था। ये मूर्ति पूजा को लेकर थोड़ा सा ये डाउटफुल इसलिए थे कि जब ये एक हमारे यहाँ होता है, शिव जी का पूजा होता है, और जिस दिन शिव जी का पूजा हो रहा था, तो उस दिन क्या हुआ कि इन्होंने पूरे गांव के साथ व्रत रखा था। और उस व्रत में ये देखते हैं कि सारे लोग सो गए हैं, लेकिन इनको लगा ऐसा कि अगर हम सो जाएंगे तो हमारा जो है व्रत क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो वो सोए नहीं, और रात के 2-3 बजे इन्हें क्या दिखाई देता है? तो एक चूहा जो है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद है, ठीक है, तो वो खा रहे थे। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा खा रहा है। तो इन्हें लगा कि जो शिव अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो पूरे संसार की रक्षा क्या करेगा। तो ये इस भावना से इन्होंने उसी टाइम मूर्ति पूजा का अवहेलना किया। तो मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। तो आपके ऑप्शन अब कहानी से समझ में आएंगे, और सारे क्वेश्चन जो भी आज समाज के लिए क्वेश्चन आएगा, वो सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई? नहीं समझ आई तो फिर से एक कहानी बताता हूँ कि ये शिव जी का पूजा है। शिव जी का पूजा पे सभी लोग गांव वाले, ये भी जो है इनको नाम था मूलचंद, तो ये गए हुए थे कहाँ पे? दयानंद सरस्वती।
तो मूल शंकर नाम था। तो मूल शंकर कहाँ गए हुए थे? तो शिव जी के पूजा में, ठीक है, अपने घर वालों के साथ। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर हम सो गए तो जो पूजा है, पूजा अर्चना भंग हो जाएगा। सो ये जगे हुए रहे और रात के 2-3 बजे एक चूहा आता है, वो शिव जी के चढ़ाए हुए प्रसाद पे, शिवलिंग पे चढ़ाए हुए प्रसाद को खा जाता है। तो उन्हें इस बात से प्रॉब्लम होती है कि वो शिव जो खुद को नहीं रक्षा कर सका, वो पूरे संसार का रक्षा क्या कर लेगा। तो इसीलिए वो मूर्ति के प्रति एक तरीके से मूर्ति से उनको मतलब नहीं रहता, मूर्ति पूजा से एक नफरत था। तो ये बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि जो भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं वो मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन में आंसर यही होगा कि धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे आर्य समाज। नेक्स्ट, तो इसकी एक बार कर लें कि आर्य समाज का स्थापना गजानन सरस्वती के द्वारा 1875 के मुंबई में हुआ था। उसके बाद 1857 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की जो निम्नलिखित है। तो 10 सिद्धांत हमने अभी आपको बात कर लिया है कि सब सत्य विद्या, इस तरह की बातें हैं। जो पदार्थ विद्या से जान जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, ठीक है ना। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप के 10वां सेकेंड नंबर का जो है लाइन वो काफ़ी लंबा है कि वो उसमें भगवान का व्याख्या है। तो इस चीज़ों को आप देखेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने बता दिया वो उतना काफ़ी सफिशिएंट है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो बम्बई में। और पूछा जाएगा कि उसका जो सेंटर था वो कहाँ वो बनाया मुख्यालय, तो आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लाहौर में। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद ने किया था। तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ये आपको याद रखेंगे 1835 में, जो अभी तक चलता आ रहा है, मैकाले पॉलिसी बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत की अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? मीन्स बेसिक एजुकेशन का विचार सबसे पहले किन्होंने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन है सी, दैट इज महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपने वर्धा योजना, ये याद रखेंगे उस योजना का क्या नाम था? तो वर्धा प्लान से मीन्स कब लॉन्च हुआ? तो 1937 में प्रस्तुत की थी। ये आपको क्रोनोलॉजिकल वे में वो कर दिया जाएगा। तो वर्धा प्लान कब आया था? 1937 में। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना को मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। मीन्स अभी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी तरीके से बेस्ड है। तो यानी कह सकते हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी वर्धा प्लान के अनुसार है। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। याद रखेंगे कौन कौन ऑप्शन है? सर आगा खान नहीं, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली नहीं, मोहम्मद सिबली नहीं। तो वो कौन थे? सैयद अहमद खान। एक बार देख लेते हैं कि वो क्या था अलीगढ़ आंदोलन। तो पढ़ते हैं कि फर्स्ट वन की अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे आज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 में इसी को हमने क्या बनाया है? तो अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। उसके बाद सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सैयद अहमद खान ने और क्या स्थापना किया? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखेंगे, एक तो साइंटिफिक सोसाइटी हो गया और एक हो गया AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे हम क्या बोलते थे? एंग्लो मुस्लिम स्कूल, या फिर बाद में हम क्या बोले? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बोले। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपको याद है, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है कि सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं है, मीन्स इनमें से क्या गलत है? तो उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की प्रारंभ करवाया, बिल्कुल सही है।
वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, इस पर चर्चा नहीं हुई है। वह अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करते थे, ये भी सही है। वो राष्ट्रीय कांग्रेस को विरोध करते थे, वो थोड़ा सा क्या था कि इनिशियली ही वाज, बट लेटर ऑन ही वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कुल मिला के ये थे, तो उनका जो एक लाइन सही हुआ है वो ये है कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तो सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 में हो गई थी, जबकि मुस्लिम लीग फाउंडेशन हुआ था 1906 में। तो वो मुस्लिम लीग के एक नेता कैसे हो सकते हैं, उनकी मृत्यु तो 1898 में हुई है, जबकि मुस्लिम लीग फाउंडेशन 1906 में हुई है। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप बाकी जो दिए हुए कथन है वो सही है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशंस इन इंडिया। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के फादर हैं। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या था, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती किस लिए जाने जाते हैं, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं। श्री रामकृष्ण, रामकृष्ण कौन थे, तो श्री रामकृष्ण जो थे वो रामकृष्ण परमहंस वही है। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कौन थे, गुरु थे। राजा राम मोहन राय ये हमारे ऑप्शन में हो गया। पूछेगा कि राजा का उपाधि किसे दी, तो अकबर टू ने किया था। किसे दिया था, तो अकबर टू ने दिया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, तो ये चर्चा हमने किया कि ये इनका गुरु थे। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद इनका गुरु चेला थे, और इन्हें ये जाने जाते हैं शिकागो में धर्म के ऊपर प्रवचन देने के लिए, इन्होंने शून्य के ऊपर प्रवचन दिया था। तो ये क्वेश्चन आप आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय इंडियन रेनेसांस का फादर किन्हें कहा जाता है, तो वो है राजा राम मोहन राय। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद नहीं। स्वामी विवेकानंद किसके लिए जाना जाता है, फिर से वही वाली बात कि स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जो फाउंडेशन है उसके लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से 19वीं शताब्दी के में भारत में सामाजिक सुधारण आंदोलन के अग्रगामी थे। ऑप्शन है अरविंद घोष, बी है राजा राम मोहन राय, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन क्या सही है, वो है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, इस पे काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच गया है कि इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध किया और अंत करवाया। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करवाया, और किसके ये खिलाफ थे, तो बहुदेववाद मीन्स मल्टी जो गॉड है, मेनी गॉड जो है हिंदू संस्कृति में, उसके ये खिलाफ थे। ये मोनोथिस्ट थे मीन्स सिंगल गॉड। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, वही राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक। उसके बाद प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे, रामकृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन दिया जाएगा रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो गुरु थे किसके, विवेकानंद के। विवेकानंद की इन्होंने स्थापना किया, रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किया। उसके बाद आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज का स्थापना किया। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती किस चीज़ का संस्थापक थे, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज का संस्थापक थे। यहाँ पे मैं गलत टिक किया हूँ, आंसर आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। देखिए 67 जो अभी कैंसिल हुआ है, इसमें महादेव गोविंद रानाडे का क्वेश्चन दिया गया था ऑप्शन। तो ये आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने MG रानाडे ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो जाति प्रथा के विरुद्ध था, पुरुषों एवं स्त्रियों के विवाह के आयु में वृद्धि था, विधवा विवाह के वो प्रमोट कर रहे थे, स्त्री शिक्षा को प्रमोशन कर रहे थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अभी हमने बहुत क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया है। उनका मूल नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था। गौरी शंकर, देवी शंकर, दया शंकर, अभी शंकर सब दे दिया जाएगा, लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका नाम में ही मूल है, तो मूल शंकर। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। उन्होंने 1875 में बम्बई में क्या है आर्य समाज की स्थापना और एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। एक टर्म और याद रहेगा कि स्वराज का पहला बात इन्होंने बोला था,
क्वेश्चन आएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वराज। स्वराज हमारा पूर्ण सिद्ध अधिकार है, ये पूछा जाएगा तो क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर पूछा जाएगा कि स्वराज टर्म की चर्चा पहली बार, स्वराज की जो अवधारणा है पहली बार किन्होंने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रमुख प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश वायसराय, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी है महर्षि कर्वे। तो आंसर क्या है, अगर बात करेंगे कि किनका प्रयास रहा, तो राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का हटाने में राजा राम मोहन राय का प्रयास रहा। नेक्स्ट है, देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयासों में से सती प्रथा का उन्मूलन था। उनके द्वारा 1818 में ही इसका विरोध व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, पर 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। तो 1829 में बंगाल में एंड 1830 में के बाद जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। वर्ष 1829 में सती प्रथा समाप्त करने का किसका योगदान था, तो हमने इतने पीछे देखे कि विलियम बेंटिक है। एंड अगर पूछा जाएगा कि इंडियन लीडर कौन थे, तो वो और आपके राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं के अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो याद रखेंगे सती की कुप्रथा, हमने अभी देखा कि सती प्रथा के लिए 1829 में इन्होंने इनकी मेहनत से विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया, जिसके द्वारा सती प्रथा सबसे पहले कहाँ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में, एंड देन 1930 में 1830 में कहाँ, तो मद्रास, और उसके बाद मद्रास एंड बम्बई प्रेसिडेंसी में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति के रचना के लिए विख्यात हुए? तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैकाले, सैडलर, इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड मैकाले का पॉलिसी था, इन्होंने दिया था कि डाउन स्ट्रीम मीन्स उसमें ये है कि कुछ लोगों को पढ़ाएंगे तो वो लोग पूरे देश को पढ़ाएंगे। और उनका शासन पढ़ाना क्यों था, तो उनको पढ़ाना था कि इंडिया के अंदर जो रूलिंग था अंग्रेजों का, वो कैसे मजबूत किया जाए। तो बिना पढ़े हुए तो जो ऐसे लोग को क्रिएट करना चाहते थे जो मेंटली तो इंडियन थे, मेंटली जो है वो बाद में वो अंग्रेजी जैसा बन जाए, लेकिन उस टाइम फिजिकली भी वो वर्क करें अंग्रेजों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आप क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हुआ। मैकाले का हस्तक्षेप के बाद ही शिक्षा पर उठे एंग्लो पाश्चात्य विवाद का हल हो सका। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने सांप्रदायिक व्यवस्था का विरोध क्यों किया? ऑप्शन है हमारा, ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? पहला था सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। उसके बाद भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए, या हस्तशिल्प का विनाश। तो ये ऑप्शन है, हिंदू समाज में मतभेद पैदा कर देगा। ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, फिर भी ये बता देते हैं कि ऐसा हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1909 में क्या आया था, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। ये मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की चर्चा की थी। किसके लिए, तो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की चर्चा किया था। तो जो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की चर्चा की गई थी, मीन्स ऐसा इलेक्टोरेट होगा जहाँ पे मुस्लिम इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। सेम चीज़ें जो है 1932 में आपके राम डोनाल्ड जो हैं पीएम हुए यूके के, उन्होंने ये प्रावधान लाया कि जो हरिजन है वो लोग को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी धरने पे बैठ गए और उसको सेपरेट इलेक्टोरेट उस पुरस्कार का नाम क्या दिया गया, तो कॉमनल अवार्ड बोला गया और हिंदी में सांप्रदायिक पुरस्कार दिया गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी धरने पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का दुख हुआ कि एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जिनके लिए
ये सिस्टम लाया गया था, वो मानते थे कि वो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। अगर उन्हें हम अलग कर देंगे, सेपरेट इलेक्टेड देंगे, तो हिंदू धर्म के अंदर फूट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को इतनी कहानी से आप कर सकते हैं। मीन्स सांप्रदायिक पक्षपात तो हो नहीं सकता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बल्कि हिंदू को ही तोड़ा जा रहा है। तो हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, बिल्कुल जायज़ बात था। भारत की आर्थिक दुर्दशा, सेपरेट इलेक्टेड की बात है तो इसमें आर्थिक की बात नहीं आ रही है। नेक्स्ट, हस्तशिल्प का विनाश, तो ये भी नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट को डिमोलिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, तो गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वह हिंदू समाज में मतभेद पैदा कर देता। नेक्स्ट है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला AC वारिया थे। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलो सबसे पहला जो बने थे वो AC वारिया बने थे 1837 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? याद रखेंगे कौन कौन सा आयोग है। मैकाले है पहला ऑप्शन, दूसरा है चार्ल्स आयोग है, तीसरा ऑप्शन हंटर आयोग है, एंड डी ऑप्शन इज वेंटिक आयोग है। तो सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। चार्ल्स वुड आयोग किस पे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्रारंभिक पाठशालाएं की स्थापना की जाए और उनसे ऊपर जिला स्तर पे एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल से के कॉलेज खोले जाएं। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो डेरेजियो थे। तो याद रखेंगे हेनरी विवियन डेरेजियो। राजाराम मोहन राय नहीं, ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, डेविड हेरे नहीं। डेविड हेरे की बात कहाँ करेंगे? तो डेविड हेरे की बात करेंगे जब हिंदू कॉलेज की फॉर्मेशन होगा, वो राजाराम मोहन राय ने किए थे, तो उस टाइम ये हेल्प किए थे राजाराम मोहन राय को। तो यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य नेता हेनरी विवियन डेरेजियो थे। इनकी रचनात्मक प्रतिभा के कारण इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्हें भारत के मेजेनी भी कहते हैं। यंग विलियम डेरेजियो को भारत के मेजेनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोदय का आशय है। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। देखिए, सर्वोदय यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संपूर्ण क्रांति क्यों है? तो क्योंकि संपूर्ण क्रांति की बात किन्होंने की थी? JP ने की थी। उसके बाद असहयोग नहीं है, असहयोग सर्वोदय का नहीं है। सर्वोदय मीन सबका उदय, सबका उत्थान, ठीक है। उसके बाद डी अहिंसा, अहिंसा भी नहीं है। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय का अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, तो कहाँ से ग्रहण किया था गांधी जी ने? तो अनटू दिस लास्ट से ग्रहण किया था सर्वोदय का ज्ञान, ठीक है। और सर्वोदय आंदोलन याद रखेंगे इन्होंने किया था स्टार्ट, तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है। तो याद रखेंगे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे सर विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, RD बनर्जी, विलियम बेंटिक। हम सारे ऑप्शन चेक करते हैं, अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम ऑप्शन तो हमें पता है कि विलियम जॉन्स ने स्थापना किया था, लेकिन हम बाकी का डिस्कशन कर लेते हैं। जॉन मार्शल नहीं थे। अगर पूछा जाएगा RD बनर्जी, याद रखेगा रखेल दास बनर्जी, हड़प्पा से रिलेटेड थे। सर विलियम बेंटिक याद रखेंगे किसके लिए थे? तो विलियम बेंटिक, अभी हमने देखा था मैकाले पॉलिसी उनके टाइम में आया था, और हमने देखा था कि इनके सती प्रथा के अंत इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा, तो विलियम जोन्स के द्वारा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो उसका नाम था अड्यार, और 1882 में। ऐसे पूछा जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किनके द्वारा किया गया था? तो मैडम ब्लेवेस्टी की। तो याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में रूसी महिला ब्लावेस्टी और अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अल्कॉट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में 1779 में पहुंचे, इनके द्वारा 1879 में पहुंचे। 1882 में मद्रास के पास अड्यार सोसाइटी में मुख्यालय का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग के तक सीमित था?
तो ऑप्शन देखेंगे राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी मकान मालिक। तो ऑप्शन क्या है कि उच्च मध्यम वर्ग तक ही इन चीज़ों का वो हुआ था, पुनर्जागरण का असर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो सबसे जो पहले हुआ था वो आर्य समाज हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व के में पारित हुआ था? याद रखें 1904 में कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। उसी टाइम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था 1904 में। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन, क्यों याद रखना, ऐसे भी याद रहेगा। 1905 में बंगाल विभाजन किनके अंतर्गत हुआ था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1904 में भी थे और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लॉन्च हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल कब से कब तक? 1899 से 1905 के दौरान किया गया था। 1904 में टॉमस लॉले आयोग के सिफारिशों के मद्देनजर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को की राष्ट्रवादी तत्वों ने आलोचना की थी। अब ये कुछ उपनाम हैं, कुछ पुस्तकें हैं और कथन है। तो ये मेरा आज का लास्ट होगा। सबसे पहला गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचना की थी? तो वो ऑप्शन हो जाए नरसिंह मेहता। किसने? नरसिंह मेहता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने रचना की थी? तो नरसिंह मेहता ने रचना की थी। नेक्स्ट है बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के मिडनाइट पे उसको बोलते हैं कि रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 को ये बातें किन के द्वारा बोला गया था? तो ये बातें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। तो यही क्वेश्चन है कि किन के द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वो जवाहरलाल नेहरू का एक और टर्म बोलते हैं टायरिस्ट विथ डेस्टिनी, भाषण के अंश है। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में बोल रहे हैं, किन्होंने बोला था? तो बी डी सावरकर ने बोला और इसे किताब के रूप में परिभाषित भी किया। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। ये ऑप्शन बस एज इट इज याद रखना कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ये देखिए एसएससी स्नातक स्तरीय में पूछा जाता है, सीजीएल में क्वेश्चन का लेवल सोचिए आप। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों के उचित बनाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी। डी। कुछ भी पूछा जा रहा है बस। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित बनाते हैं? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है किसने कहा था सत्य परम तत्व है और ईश्वर है? महात्मा गांधी। ये एसएससी सीजीएल पूछ रहे हैं कि किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सही बात है, ये तो क्वेश्चन आना ही है क्योंकि महात्मा गांधी का बेसिक इन्हीं पे है। ठीक है ना, सत्याग्रह आंदोलन इन्हीं पे है, इसलिए ये क्वेश्चन जायज़ है। पर ये क्वेश्चन जो है कि स्वाद का वास्तविक स्वाद जिह्वा है बल्कि मन है, नहीं बल्कि मन है, ये तो पहली बार मैं मतलब क्योंकि मैं यहीं से पढ़ता हूँ तो मेरे लिए तो पहले से नहीं था, पहले से किया हुआ है, लेकिन आपके लिए पहली बार हो सकता है। नेक्स्ट है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को बोला जाता है भारत कोकिला। तो सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? याद है सभी को, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप से जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रहेंगे, इनको लॉ पुरुष भी कहते हैं। तो भारतीय बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में इन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार कि वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बनाया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की आंकड़ा मतलब नेशनल इनकम की पहली बार इन्होंने डेटा तैयार किया था और इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867-68 में और एक किताब लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इन्होंने एक और थ्योरी दिया था जिसे बोलते हैं धन का अपवाहन मीन्स ड्रेन ऑफ प्रॉपर्टी।
फ्रॉम इंडिया इनके द्वारा दिया गया था, तो ये थ्योरी दिया गया था आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में से राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला सबसे पहला कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये वही वाली बात है कि ड्रेन थ्योरी इन्होंने दिया, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ याद रखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कि यहाँ से जो संपत्ति है वो ड्रेन किया जा रहा, सींचा जा रहा, ले जाया जा रहा। कहाँ? तो ले जाया जा रहा एक ही जगह, वो यूके जा रहा था, यानी ब्रिटेन जा रहा था। तो ये थ्योरी किनके द्वारा लाया गया था? तो ये थ्योरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत कौन थे? सिद्धांत किन्होंने दिया था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति का अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया भाई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद अब मैच करना है। पहला है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किनको कहते थे? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 5 है, ए का 5, अब मिलाइए यहाँ पे, ए का 4 है, ए का 5 है, ए का 4 है, ए का 5 है, मीन्स बी और डी पे मिला है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं भाई। तो बी का 3 है, तो बी का देखिए 2 है एंड 3 है, यानी डी में मैच कर गया। तो बाकी हम आगे का नहीं मैच करेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत का सबसे वयोवृद्ध आदमी दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू के फाउंडर थे। महान भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी कौन आएंगे? नेहरू आएंगे। मार्क्सवादी नहीं, मूल अराजकतावादी नहीं, बल्कि दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसफिकल अनार्किस्ट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड डलहौजी यस, लॉर्ड रिटन नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि जिनके भी बाल बच्चे नहीं हुए वो क्या करेंगे, अगर वो किसी दूसरे के बच्चे लेंगे जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी जो है, उस राजा का प्रॉपर्टी दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा एंड दैट विल गोज टू ब्रिटिश एम्पायर, माने ब्रिटिश एम्पायर में वो शामिल कर लिए जाएंगे। वाह क्या सिद्धांत थे। तो इसी सिद्धांत पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लॉर्ड डलहौजी ने वो फाउंडर सिद्धांत को बनाया था। तो देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापक सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 49 में जौन जैतपुर और संबलपुर, 50 में 1850 में बघार, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर एंड 1855 में करौली, यानी सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर बघार, देन उदयपुर, देन झांसी, देन नागपुर एंड लास्ट वन इज करौली। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी ने 1856 में अवध को भी विजय कर लिया था। नेक्स्ट है, आनंद मठ का किताब किसने लिखा था? आनंद मठ ऑप्शन है बंकिम रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू एंड श्री अरविंद। तो वो है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया था? तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी उस बात से वो हुए थे, शॉक हो गए थे कि उनका हत्या कर दिया गया। तो उन्होंने ही बोला था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति आदमी कभी इस धरती पर से चला गया। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर उस उक्ति किसने कही थी? अर्धनग्न फकीर वो है, नाम है विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल। अब बताइए कि उनकी दिमाग में ही अर्धनग्न है वो इसलिए उनको अर्धनग्न फकीर बोला था। हाफ नेक्ड सेंट कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था। नेक्स्ट है, प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? तो प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी।
पिजन डायरी स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी राष्ट्र को यह मंत्र जन आंदोलन के अवसर पर किया था। किस जन आंदोलन के? भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर दिया था, 1942 में दिया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद आप जानते ही हैं कि इन्होंने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वापस बेदों की ओर लौटो, सही बात है, हमने पहले पढ़ाया है। बेदों की ओर लौटो के लिए कौन थे? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध पत्रकार केसरी का संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी और मराठा जहां भी आएगा नाम याद रखना है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, विलियम जोन्स नहीं, चार्ल्स विल्किंस यस, एंड जेम्स प्रिंसेप नहीं। सबको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप अशोका के वो पढ़े थे, इंस्क्रिप्शन को पढ़े थे। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर थे। जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस हो गए। तो भगवत गीता का अनुवाद यूरोपियन करने वाले पहला कौन थे? चार्ल्स विल्किंस। एंड भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1857 में विल्किंस ने किया। यह प्रथम पुस्तक था जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा था? वो है भगवत गीता को अपना माता कहा था। नेक्स्ट है सिखों के प्रथम पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? अभी हमने देखा था, यह आदि ग्रंथ का संकलन श्री अर्जुन देव जी ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखने के श्रेय और किन्हें जाता है? तो पांचवा गुरु अर्जुन देव को जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतिकारी की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल। पर ये ऑप्शन बीपीएससी नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे वो बिस्मिल अजीमाबादी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो पिछले बार आया हुआ है, तो अजीमाबादी साहब ने लिखा था, पर गाना गाया था ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है ये आपको मैच द कॉलम करना है, तो देखते हैं। दयानंद सरस्वती से पहले मैच करते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा। दयानंद सरस्वती हो गए आज समाज के फाउंडर, यानी बी का 4 बी और सी में है। उसके बाद देखते हैं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सी का 1। अब देखते हैं सी का 1 किस में है, तो आंसर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज, दयानंद सरस्वती आज समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट है पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के संशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, किनके बारे में बोल रहा है? तो ये बोल रहा है ज्योतिबा फुले के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ताकि हम मैच करा पाएँ सही आंसर। सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, ये नहीं, अछूतों का पृथक प्रतिनिधित्व के लिए कौन थे? बी आर अम्बेडकर। सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। तो इसके पहले जो ऑप्शन था वो क्या था? 2 ऑप्शन और देखते हैं। ऑप्शन 1 में था कि दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, ये सही ऑप्शन है। जाति प्रथा पर आक्रमण ऐसा नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें और किताब भी लिखी, तो ये ब्राह्मणवादी के सभ्यता के खिलाफ थे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा हेतु संशोधक समाज की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, अभी हमने बहुत किया किताब लिखा था, वो किताब का नाम गुलामगिरी था। निम्न में से किस समाज पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था? ऑप्शन है नवजीवन, ऑप्शन बी गुजरात टाइम्स, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी जनसत्ता। तो वो है नवजीवन का जो संपादन था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।